So hey guys, welcome back. That time I got reincarnated as a slime के सीजन 1 एपिसोड 4 के एक और सुपर धमाकेदार एक्सप्लेनेशन के अंदर मुझे पता है कि आप लोग रीमूरू की इस एपिक जर्नी को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त सीन बाय सीन एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रीमूरू अब अपने उस नन्हे से गॉब्लिन गांव को पीछे छोड़कर एक नए मिशन पर निकल चुका है। दरअसल रीमूरू को अपने गॉब्लिन्स के लिए घर, कपड़े और सर्वाइवल की बेसिक चीजों का इंतजाम करना था। उसे पता चला कि पास ही ड्वार्फ्स का एक बहुत बड़ा साम्राज्य है जिसे ड्वार्गोन कहते हैं, जहां के राजा गजेल ड्वार्गो को हीरो किंग माना जाता है। रीमूरू अपने साथ रीगुर, गोबूता और कुछ गॉब्लिन्स को लेकर उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है। और भाई सवारी के लिए उनके पास है टेम्पेस्ट वुल्व्स। ये भेड़िए अब इतने ज्यादा अपग्रेड और तेज हो चुके हैं कि हवा की रफ्तार से भाग रहे हैं। रीमूरू को तो उन्हें बार बार टोकना पड़ता है कि भाई थोड़ा धीरे चलो, इतना तेज भागने की जरूरत नहीं है। सफर के दौरान रीमूरू और रीगुर के बीच काफी गहरी बातें होती हैं। यहाँ हमें एक दिलचस्प जानकारी मिलती है कि रीगुर के बड़े भाई का नाम एक डीमन लॉर्ड के ऑफिसर गैलमेड ने रखा था। रीमूरू ये सुनकर थोड़ा चौंक जाता है। डीमन लॉर्ड मतलब इस दुनिया में सिर्फ मॉन्स्टर्स और स्लाइम ही नहीं बल्कि डीमन लॉर्ड्स और हीरोज जैसे बड़े लेजेंड्स भी मौजूद हैं। रीमूरू फौरन अपने दिमाग में एक नोट बना लेता है कि भाई इन बड़े खिलाड़ियों से जितना दूर रहो उतना ही अपनी स्लाइम लाइफ के लिए अच्छा है। तभी एक बहुत ही टचिंग सीन आता है जहां रीमूरू रांगा से उसके पिता डायर वुल्फ लीडर की मौत के बारे में पूछता है। रांगा का जवाब सुनकर रीमूरू का दिल पसीज जाता है। रांगा कहता है, मास्टर, आपने हमें सिर्फ माफ नहीं किया बल्कि हमें नाम और नई शक्ति दी है। हमारी वफादारी अब ताउम्र सिर्फ आपके लिए है। रास्ते में गोबूता, जो पहले भी ड्वार्गोन जा चुका था, उस शहर की कहानियां सुनाता है। वो बताता है कि ड्वार्गोन एक न्यूट्रल फ्री ट्रेड सिटी है जहां हर प्रजाति के लोग मिलजुल कर रहते हैं। 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद ये लोग आखिरकार ड्वार्गोन के गेट पर पहुंचते हैं। वहां की भव्यता देखकर रीमूरू एकदम हैरान रह जाता है। पर भाई मुसीबत तो गेट पर ही खड़ी थी। लाइन में लगे कुछ इंसानी गुंडे रीमूरू को एक फालतू स्लाइम समझकर मजाक उड़ाने लगते हैं। गोबूता पिटने ही वाला था कि रीमूरू को गुस्सा आ जाता है। वो अपना पहला नियम, इंसानों को ना मारना तो नहीं तोड़ता, लेकिन उन्हें डराने के लिए अपनी इमिटेशन स्किल से एक विशाल काले भेड़िए का रूप ले लेता है। उसकी एक दहाड़ से आधे गुंडे बेहोश हो जाते हैं और बाकी अपनी जान बचाकर भाग खड़े होते हैं। लेकिन इस हंगामे का नतीजा ये हुआ कि ड्वार्फ सेना के सेनापति काइदो ने रीमूरू और गोबूता को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। पर यही रीमूरू की किस्मत और उसकी इंसानियत काम आती है। जेल में रहते हुए रीमूरू को पता चलता है कि पास की खान में एक खतरनाक मॉन्स्टर आर्मा सारस ने हमला किया है और कई ड्वार्फ्स मरणासन्न हालत में हैं। शहर में हीलिंग पोशंस की भारी कमी थी। रीमूरू बिना देर किए अपनी जादुई दवा के ढेर लगा देता है। ये दवा इतनी शक्तिशाली थी कि मरते हुए ड्वार्फ्स भी कुछ ही पलों में पूरी तरह स्वस्थ हो गए। काइदो ये चमत्कार देखकर रीमूरू का मुरीद हो जाता है और उसे ससम्मान रिहा कर देता है। एहसान के बदले काइदो रीमूरू को शहर के सबसे लेजेंडरी लोहार काइजिन के पास ले जाता है। काइजिन एक महान कलाकार था, लेकिन वो एक साजिश का शिकार हो गया था। शहर के एक घटिया मंत्री वेस्टा ने उसे नीचा दिखाने के लिए 20 ऐसी जादुई तलवारें बनाने का ऑर्डर दिया था जो 5 दिन में बनाना नामुमकिन था। रीमूरू यहाँ अपना मास्टर स्ट्रोक खेलता है। वो काइजिन को उच्च कोटि का मैजिकल स्टोन देता है और अपनी प्रेडेटर स्किल से पल भर में उन तलवारों की हुबहू 20 कॉपियां बनाकर बाहर निकाल देता है। काइजिन की इज्जत बच जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि ये स्लाइम कोई मामूली जीव नहीं है। काम पूरा होने की खुशी में काइजिन रीमूरू को जश्न मनाने के लिए एक खास जगह ले जाता है। यहाँ का माहौल देखकर रीमूरू की तो निकल पड़ती है। चारों तरफ खूबसूरत एल्फ्स थीं। रीमूरू वहां एल्फ्स की गोद में बैठ उनके नरम हाथों का एहसास करते हुए अपनी स्लाइम लाइफ के चरम आनंद में होता है। उसे लगता है कि बस भाई असली जन्नत तो यही है, मुझे तो अब कहीं नहीं जाना। पर जैसा कि हम जानते हैं रीमूरू की खुशियां इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली थीं।